नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के सामाजिक विषय का पाठ 3 अध्ययन करेंगे। इसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली पर जिस शासक ने शासन किया उनकी यहाँ तालिका मैंने बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने 2 अध्याय पढ़ा है, उसमें है वो कावेरी डेल्टा है, चाहमान वंश है जिसका राज्य दिल्ली और अजमेरा के आसपास था, चोल राज्य पढ़ा, चालुक्य पढ़ा। हमने अलग अलग राजा लोग पढ़े हैं, मगर ऐसा कोई राजा नहीं पढ़ा जिसका दिल्ली पर मुख्य रूप से अधिकार और पूरे भारत पर एक छत्र साम्राज्य हो। मगर 12वीं सदी के बाद है दिल्ली पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित होता है और उसमें ये सभी शासक हैं जिन्होंने दिल्ली पर एक छत्र साम्राज्य किया। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि सारे के सारे जो राजवंश है वो एक दूसरे पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं साम्राज्य विस्तार के लिए, तो किसी का दिल्ली पर शासन नहीं है। मगर 12वीं सदी के शुरुआत में तोमर जो 11वीं सदी है उसके आसपास की बात है, तो वहाँ पर तोमर राजपूत है जिसका शासक है अनंगपाल, जिसने 1130 से 1145 के बीच है वो दिल्ली पे शासन किया, यानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। उसके बाद है चौहान राजवंश जिसको हम चाहमान भी कहते हैं। इसका शासन 1165 से 1192 के बीच रहा। इसमें पृथ्वीराज सबसे योग्य शासक था जिसने है दिल्ली पर शासन किया और अपने साम्राज्य विस्तार को भी कार्य किया। मगर इसको चुनौती देने के लिए अफगान शासक मोहम्मद गौरी है वो भारत आया और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया, मगर 1 ही साल के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गया और इसके साथ ही भारत में तुर्की साम्राज्य की नींव डल जाती है। जब मोहम्मद गौरी भारत विजय करके वापस जा रहा था तो खोखरों के हाथों वह मारा जाता है और उसके बाद मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली का राजा बनता है या सम्राट बनता है, जो 1206 से 1210 के बीच बनता है। इसके बाद है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बाद आता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 के बीच बना। इसके बाद में आती है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है जो 1236 से 1240 के बीच सम्राज्ञी बनी और ये अपने सभी भाइयों में योग्य थी, इसलिए इसको सम्राज्ञी बनाया गया, सम्राट बनाया गया पूरे भारत का। मगर ये स्त्री होने की वजह से इसका शासन सिर्फ 4 साल चला और उसके बाद में वो गयासुद्दीन बलबन है वो शासक बन गया है 1266 से 1287 तक। इसके बाद आता है खलजी वंश। बलबन के हराकर खलजी वंश का शासन स्टार्ट होता है जो 1290 से 1320 के बीच में स्टार्ट है। जलालुद्दीन खलजी है जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके बाद जो इसका भतीजा है अलाउद्दीन खलजी वो शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासन किया। ये शासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और ये पूरे भारत को जीतने की इच्छा रखता था, तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई सैनिक अभियान किए और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए उसने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद खलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है जिसका काल 1320 से 1414 के बीच होता है। इसका प्रथम शासक है गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 1324 के बाद बीच रहा। उसके बाद मोहम्मद तुगलक, इसका काल 1324 से 1351 के बीच रहा। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जिसका काल 1351 से 1388 के बीच रहा। इसके बाद सैयद वंश का काल आया। सैयद वंश में 1414 और 1451 के बीच रहा, जिसमें खिज्र खान जो है इसका प्रतापी शासक था और जो 14 से 1421 के बीच रहा। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश का काल है 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी इसका प्रतापी शासक था और बहलोल लोधी के हराने के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव भारत पर डाली थी।
ये है जो दिल्ली के शासक और सुल्तान हैं उनका लेखा जोखा। दिल्ली है वैसे तो व्यापारिक केंद्र बन गया था, जहाँ पर जैन व्यापारियों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते हैं जो काफ़ी प्रचलन में रहे। 13वीं शताब्दी के बाद है वो भारत में सल्तनत काल की स्थापना हुई थी। अब आता है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो वैसे तो हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य कला के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, मगर कुछ ऐसी तारीख और ऐसी घटनाएं हैं जिनको इतिहासकारों ने जो है फारसी भाषा में लिखा है उस समय के, तो उसको हम तारीख या तवारीख कहते हैं। तारीख तो होता है जैसे एक दिनांक होती है, तवारीख होता है बहुत सारी घटनाओं का लेखा जोखा, जिसको हम तारीख का बहुवचन भी कह सकते हैं। अब आता है कि ये जो तवारीखें हैं जिसको हाथ से लिखी जाती थी, तो इसको पांडुलिपि कहते हैं। अपन ने पहले भी पढ़ा था 6th क्लास में कि पांडुलिपि है वो हाथ से लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि लिखने के 4 चरण होते थे। तो सबसे पहले होता है वो कागज़ तैयार किया जाता था, उसके बाद उस पर लेखन कार्य होता था, फिर उसके बाद जो पॉइंट है वो जो अनुच्छेद है उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें सोने को गलाकर भरा जाता था, जिससे क्या है किसी का ध्यान उस पर जल्दी से चला जाए। फिर उस पर जिल्द तैयार की जाती थी। तो इस तरह वो पांडुलिपियों को तैयार करने का कार्य पूरा होता था। और जो ये तवारीख जो लेखक हैं वो प्रशासक के सचिव, कवि और दरबारियों में से जैसे सुनिश्चित होते थे व्यक्ति थे जो वर्णन करते थे। शासकों को प्रसन्न करने जो प्रशासन संबंधी है सलाह भी देते थे। न्याय संगत शासन के ये जो तवारीख के लेखक हैं वो न्याय संगत शासन को महत्व देते थे। अब आता है न्याय चक्र। न्याय चक्र क्या है? तो ये जो लेखक है, इसका इतिहासकार है एक, उसने लिखा है कि राजा का जो कार्य है वो सैनिकों के ऊपर निर्भर होता है, सैनिक तनख्वाह के भी ऊपर निर्भर होता है, और तनख्वाह होती है वो किसानों के द्वारा दिए गए राजस्व पर निर्भर होती है। और यदि राजस्व किसान तब देगा जब वो किसान कुशल मंगल होगा। तो किसान के कुशल मंगल होने के लिए राजा को कैसा होना चाहिए? न्यायप्रिय होना चाहिए और न्याय देने वाला होना चाहिए, तभी प्रजा सुखी रहेगी। और उसके बाद तवारीख के जो लेखक हैं वो है लगभग नगरों में ही निवास करते हैं, जैसे दिल्ली है ऐसे नगरों में निवास करते थे। दूसरा है सुल्तान से इनाम पाने के लिए भी कई बार है वो तवारीखें वो लिखते थे। तीसरा है ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी लिंग भेद पर आधारित, यानी स्त्री है वो राजा नहीं हो सकती है और राजा को जन्मसिद्ध अधिकार है और उस राज्य पर राज करने का। जन्मसिद्ध अधिकार का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को मिला हुआ, यानी जन्म के साथ ही मिला हुआ अधिकार जो वो मृत्यु दर तक ये पूरा प्रयोग में करता है। इसके बाद आता है 1226 में हमने पढ़ा है कि इल्तुतमिश की बेटी रज़िया ने शासन किया, जो एक लड़की थी। रज़िया ने बार बार अपने सिक्कों में लिखवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, मगर मिन्हाज-ए-सिराज एक लेखक है जिसने उसी के टाइम पे था, रज़िया के टाइम पे था ये, उसने लिखा कि रज़िया एक अच्छी शासिका थी, मगर उसमें एक अच्छी शासिका के सारे गुण थे, मगर वह एक स्त्री होने के नाते उसके ये सारे गुण हैं वो गौण हो गए थे, क्योंकि स्त्रियां राजपाट का काम नहीं संभाल सकती थी और उनका मानना था कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन ही रहना चाहिए। खुदा ने ये सारी नेमतें हैं वो पुरुष को ही बख्शी है, यदि ये स्त्री में आ भी जाती है तो वो उसके किसी काम की नहीं है। रज़िया ने अपने अभिलेखों और अपने सिक्कों में लिखाया है कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ। इसी के काल में एक आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश का राज्य था। वहाँ की रानी रुद्रम्मा देवी जो अपने आप को पुरुषों के अनुसार यानी पुरुषों के समान प्रकट करती है। इसी तरह वो है कश्मीर की शासिका थी जिसका नाम था रानी दिद्दा। ये दिद्दा नाम है वो दीदी यानी कुछ जो है सम्मानजनक शब्द है, इसका उपयोग किया गया है, जो शायद वहाँ की जनता ने इसका उपयोग किया था। लिंग भेद का अर्थ है, इसमें एक शब्द आता है लिंग भेद। लिंग भेद आता है स्त्री और पुरुषों के अंदर जो शरीर की भिन्नता है उसको यहाँ हम लिंग भेद कहते हैं। आगे का वीडियो अगले भाग में।